नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। खास चर्चा है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, छत्तीसगढ़ के नेताओं पर दांव। दरअसल देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी है। जहां चुनाव उन राज्यों में तो चुनावी हलचल है ही, साथ ही चुनाव को लेकर अन्य राज्यों में सियासत चरम पर है। असम, बंगाल, केरल और तमिलनाडु में जीत के लिए भाजपा, कांग्रेस के साथ ही अन्य दल भी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ के बड़े सियासी चेहरे भी इन राज्यों में चुनावी मोर्चा संभाल रहे हैं। कोई प्रचार की कमान संभाले है तो कोई रणनीति बना रहा है। लेकिन अब यह चुनाव विकास से आगे बढ़कर देश बचाने बनाम राजनीतिक स्वार्थ की बहस में बदल गया है। चुनावी राज्यों में सियासी दल चुनाव जीतने की पूरी ताकत झोंक रहे हैं। भाजपा ने छत्तीसगढ़ के नेताओं को भी चुनावी मैदान में उतारा है। केरल में भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार की कमान संभाले नजर आ रहे हैं। वे पिछले 2 दिनों से केरल में हैं। भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन दाखिले में शामिल भी हो रहे हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव असम में 10 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। मंत्री ओपी चौधरी भी असम की 10 सीटों की कमान संभाले हुए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री पवन साय बंगाल चुनाव में लगभग 50 सीटों पर अपनी पार्टी को जीत दिलाने में लगे हुए हैं। संगठन के अन्य नेताओं को भी अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। कांग्रेस की बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम चुनाव के ऑब्जर्वर है, लगातार असम में दौरे कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय भी असम चुनाव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसी तरह दोनों ही दलों के नेता अपनी पार्टी के पक्ष में मोर्चा संभाले नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी चुनाव को लेकर जुबानी जंग छत्तीसगढ़ में भी तेज होती नजर आ रही है। भाजपा के फायर ब्रांड नेता अजय चंद्राकर केरल, बंगाल, असम के चुनाव को देश बचाने वाला चुनाव करार दे रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के तेज तर्रार नेता शिव डहरिया इस बयान पर पलटवार करते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस पार्टी ने कभी देश की आजादी में योगदान नहीं दिया, उसके लिए देश बचाने की बात कहना सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ है। बहरहाल अब छत्तीसगढ़ के सियासी चेहरे बंगाल से लेकर असम तक अपनी अपनी पार्टियों के पक्ष में मोर्चा संभाले नजर आ रहे हैं। दोनों ही पार्टी के नेताओं ने अपनी साख भी दांव पर लगा दी है। तपती गर्मी में जमकर पसीना भी बहा रहे हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि छत्तीसगढ़ के नेताओं की मेहनत कितनी रंग लाती है और किसके हिस्से में क्या आता है। गोपा कुमार जी का नॉमिनेशन फाइल यहाँ पर हुआ है और उसमें हम आए हैं और इस बार पूरे केरलम में परिवर्तन की बयार चल रही है। निश्चित रूप से एनडीए की यहाँ पर सरकार बनेगी। हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी और एनडीए पर पूरे देश की जनता का, मतदाताओं का विश्वास बढ़ा है और ये चेगन्नूर विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए को अच्छी सफलता मिलेगी। निश्चित रूप से हमारे प्रत्याशी जिनका आज नॉमिनेशन फाइल किए हैं एमवी गोपा कुमार जी इस सीट से विजयी होंगे। टीएमसी से भारत की परंपरा संस्कृति के रक्षण, भारत की परंपरा संस्कृति के बारे में किसी भी विषय में बात करना बेकार है, अपेक्षा करना बेकार है। वो वोट बैंक की राजनीति को समर्पित हैं और बंगाल का विकास, देश की अखंडता, एकता, ये उनका एजेंडा नहीं है। किसी भी तरह से तुष्टीकरण से देश को बेच के, बंगाल को बेच के अराजकता में धकेल के चुनाव जीतना, ये उनका एजेंडा है। कांग्रेस अपने स्तर पर वहाँ काम कर रही है। हमारे कांग्रेस के लोग भी वहाँ गए हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी और हमारे एआईसीसी के सचिव हैं, वो उनकी ड्यूटी लगी हुई है, वहाँ काम कर रहे हैं। तो देखिए, देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी हो रही है। जहां चुनाव उन राज्यों में है, उन राज्यों में हलचल तो मची हुई है, लेकिन अन्य राज्यों में भी सियासत चरम पर देखने के लिए मिल रही है। छत्तीसगढ़ में भी जुबानी जंग लगातार जारी है, सियासत देखने के लिए मिल रही है। इस पर आज हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। पीयूष मिश्रा, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है पीयूष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता अंशुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अंशुल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पीयूष जी, देखिए, इस चुनाव की बात की जाए, तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, ठीक है, सब दमखम लगा रहे हैं। इस बार चुनाव को आपकी पार्टी देश बचाने का चुनाव बता रही है। राज्य के विधानसभा चुनाव अब लोकल मुद्दे से हट कर क्या नेशनल इमोशन पर लड़ने की रणनीति बना रही है बीजेपी? जी नमस्कार, सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके सारे दर्शकों को मैं नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ आने वाले विधानसभा चुनावों को लड़ने वाली है।
हमारे प्रदेश से भी अनेक नेता वहां जाके और जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं। और जिस तरीके से बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण की राजनीति को हावी कर दिया है, बाहर से लोगों को लाके बसाने का काम और उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का काम ही केवल होता है, और उनका एक ही एजेंडा है, किसी भी तरीके से चुनाव जीतना और भारतीय संस्कृति और भारतीय रीति रिवाज की धज्जियां उड़ जाए, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता है। तो निश्चित तौर पे इस तारतम्य में भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेता ने जो वक्तव्य दिया है वो एकदम सही दिया है कलकत्ता के और बंगाल चुनाव की दृष्टि से। रही बात, हम आपके इस चैनल के माध्यम से मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि हम सभी जगहों पर, असम में भी और बंगाल में भी, हम सरकार बनाने की स्थिति में हम निश्चित तौर पे अच्छे मतों से जीत के चुनाव जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। बिल्कुल। हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस अंशुल मिश्रा जुड़े हैं। अंशुल जी, देखिए, अब ये जो चुनाव है, अब इसको देश बचाने बनाम राजनीतिक स्वार्थ ये नाम दे दिया जा रहा है। ठीक है, बीजेपी पर आप राजनीतिक स्वार्थ का आरोप लगा रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता भी जा रहे हैं, दमखम लगा रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। फर्क क्या है दोनों में? सर्वप्रथम तो आप सभी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार है, और पीयूष मिश्रा जी को भी मेरा नमस्कार। अभी पीयूष मिश्रा जी अपना वक्तव्य पेश कर रहे थे, तो एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, नमो नमो मोदी की सरकार है, चाणक्य की सरकार है, और पता नहीं किस किस की सरकार है हिंदुस्तान में। और अभी इन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो टीएमसी की सरकार है वो बाहर से लोगों को बसा रही है और वोट दिला रही है। मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि जब इतनी सशक्त सरकार है, डबल इंजन और पता नहीं किस किस की सरकार है, और कोई इसके खिलाफ में षड्यंत्र कर रहा है, और यह सरकार जो है वो कुछ नहीं कर पा रही है, तो मैं धन्यवाद देता हूँ पीयूष मिश्रा जी जैसे प्रवक्ताओं के लिए कि उनको कम से कम इस बात की जानकारी तो है कि यह जो डबल इंजन की सरकार है, वह इनके दोनों इंजन जो है वो आपस में टकरा रहे हैं और फेल होते जा रहे हैं। धन्यवाद करता हूं मैं ऐसे युवा प्रवक्ताओं को कि बैठकर अपनी ही सरकार की पोल खोलने का जो काम इन्होंने जिम्मेदारी उठाई है, ऐसे ही इसी को देशभक्ति कहते हैं। ये जरा सा नरेंद्र मोदी जी सीख जाएं, जरा सा इनके चाणक्य सीख जाएं, तो समझता हूं कि देश एक सही दिशा में पहुंच जाएगा। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। अब मेरा एक प्रश्न, वाजिब प्रश्न है। इन्होंने ये पहले हमारे 5 वर्षों का जब लेखा जोखा उठाते थे और ये कहते थे उत्तर प्रदेश के चुनाव में छत्तीसगढ़ को एटीएम बना दिया गया है, भूपेश बघेल जी पूरा पैसा वहां दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हमारे ऊपर आरोप लगाती थी। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को केरल का प्रभारी बनाया गया है, पूरा केरल का प्रभार दिया गया है। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं कि वो जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में अपने असफल प्रयासों को जनता के सामने दिखा रहे हैं, वही असफल प्रयास केरल में भी उनका दिखेगा। लेकिन अभी क्या छत्तीसगढ़ को केरल का एटीएम बना दिया गया है? क्या अब छत्तीसगढ़ का जो पैसा है, जो माइंस का पैसा है, जो छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का पैसा है, जो छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ियों का पैसा है, क्या उनका भी पैसा वहां जा रहा है? इस बात को बीजेपी के प्रवक्ता जरूर स्पष्ट करके जाए। अब मैं कांग्रेस पे आ जाता हूं। कांग्रेस भारतीय राजनीति में भारतीय सांस्कृतिक पार्टी उभर कर आई है पिछले कई वर्षों में। ये देश बचाने का चुनाव नहीं है, ये देश की साख बचाने का चुनाव है। देश की साख आज एप्स्टीन फाइल में पड़ी हुई है, देश की साख आज पेट्रोल डीजल पर अटकी हुई है, देश की साख आज डॉलर और रुपयों के बीच में जो तारतम्यता और जो नोट हमारा है वो जो हाशिए पर खड़ा हुआ है, इस पर लड़ाई लड़ रही है। तो देश की साख बचाने का चुनाव है। अब जो हिंदुस्तान की जनता है, जो 4 राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, हिंदुस्तान की जनता देश की दशा और दिशा तय करने वाली है। ये लोकतंत्र का बड़ा सुंदर हवन होगा और कई सारी पार्टियां आएंगी जिन्हें हम खुले मंच पर उनको बुलाना चाहते हैं कि कई सारी पार्टियां आए, अपना अपना दम आजमाए और देखें किसमें कितना है दम। छत्तीसगढ़ की जनता के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की जनता जो है उसको देखेगी और समझेगी और जानेगी। बिल्कुल। पीयूष जी, देखिए, किसमें कितना है दम वाली बात तो आ गई है, और जब आप मुस्कुरा रहे थे तो अंशुल जी, आपका धन्यवाद जो है पीयूष जी ने स्वीकार कर लिया है, ऐसा लगता है, क्योंकि जैसे ही आपने धन्यवाद दिया उनकी मुस्कान चेहरे पर आ गई है। अब यहाँ पर एक और सवाल यहाँ पर कांग्रेस ने उठाया है कि एटीएम बना दिया गया है केरल का छत्तीसगढ़ को, और अब सियासत जो ऐसी हो रही है, विकास बनाम भावनात्मक राजनीति बोले या देश बचाने बनाम राजनीतिक स्वार्थ बोले, देखिए, दमखम तो सभी लगा रहे हैं, कांग्रेस की पार्टी के नेता हो चाहे बीजेपी की पार्टी के नेता हो, वहां पे जोरों शोरों से तैयारी हो रही है। लेकिन जो है मुद्दे हैं उन पर क्या टिका हुआ है? मुद्दा कहीं शिफ्ट तो नहीं हो गया है? और जो कांग्रेस आरोप लगा रही है उसको लेकर कैसे डिफेंड करेगी बीजेपी? देखिए, मैं आपको
ये बात बताना चाहूंगा, मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे जो भाई हैं, मैं उनकी पीड़ा को समझ सकता हूँ। बंगाल में वो कहीं रेस में नहीं है। आसाम वो फिर चुनाव हारने वाले हैं क्योंकि उनके बड़े-बड़े नेता पार्टी छोड़-छोड़ के निकल जा रहे हैं। वो अपना कुनबा बचा नहीं पा रहे हैं। बंगाल में वो फाइट में ही नहीं है कहीं पे। अब वो कुछ भी बयान देके अपने आप को अस्तित्व में बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं, जिस पे उनको बहुत-बहुत बधाई हो। और ना ना वो फील्ड में है, ना वो कहीं पे भी है। मुझे तो बड़ा दुख होता है कि अब इनको आत्म-मंथन, आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि लगातार इतने चुनाव जो ये हार रहे हैं, इसमें इनको आत्म-मंथन और आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। लगातार इनके नेता जो हैं राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये चुनाव हारते जा रहे हैं। मैं इनकी पीड़ा को समझ सकता हूँ, इनके हताशापन को समझ सकता हूँ, लेकिन मेरा सीधा-सीधा यही एक कहना बात है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छे ढंग से असम में काम की है। आज वो वहां पे सरकार बनाने की स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में भी लगभग बनने की स्थिति में, बहुत अच्छे स्थिति में है, वहां पे चुनाव जीतने की स्थिति में है। कांग्रेस अभी किस पायदान पे है, इसका जवाब जरा देने का कष्ट करेंगे हमारे प्रवक्ता बिल्कुल साथी बिल्कुल भाई। पीयूष जी, वो रेडी है उस बात का जवाब देने के लिए। अंशुल जी। जी। जी, मैं जवाब देता हूँ। आपकी उत्सुकता के लिए धन्यवाद माननीय प्रवक्ता जी। आपने मेरे प्रश्नों का जवाब तो नहीं दे पाए, लेकिन मैं आपका प्रश्नों का जवाब दूंगा। दैट इज द बिग डिफरेंस बिटवीन कांग्रेस प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता। अभी आपके न्यूज चैनल के नीचे एक पट्टी चल रही थी कि 11% इन्फ्लुएंस रेट के साथ सोना बड़ी तेजी से गिर गया। जी। भारत का सबसे बड़ा मुद्दा है। 1,47,000 पर हम लाइज कर रहे हैं। अभी दिन में जब मैं स्वदेश न्यूज को देख रहा था तो पता चला कि 93.97 रुपया का जो डॉलर है वह पहुंच गया। मैं इसको भी देख रहा था। आपने कहा कि आज कांग्रेस किस स्थिति में है। आदरणीय जो आरएसएस की पतली पतली पुस्तक पढ़ते हैं ना, वही इस प्रकार का प्रश्न उठाते हैं। अगर लोकतंत्र और संविधान की 2 पुस्तकें भी आपने पढ़ ली होती तो मैं समझता हूं कि आप ये प्रश्न नहीं उठाते, लेकिन मैं आपके कौतूहल को समाप्त करने का पूरा प्रयास करता हूं। मैं तो याद करना चाहता हूं स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल को, कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने जीवन काल में ऐतिहासिक 92 चुनाव हारे हैं, लेकिन वह लोकतंत्र की खूबसूरती हुआ करती थी, क्योंकि लोकतंत्र में कभी चुनाव जीते या हारे नहीं जाते। चुनाव में या तो पक्ष में बैठा जाता है या विपक्ष में बैठा जाता है। ये थोड़ा सा आज के आधुनिक बीजेपी को समझने की बड़ी आवश्यकता है। आप किसी को मत पढ़िए, आप अटल बिहारी वाजपेयी जी को पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन 92 चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस ने उनकी नेतृत्व क्षमता पर कभी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं उठाया, क्योंकि कांग्रेस यह समझती है कि संघर्ष तुम्हारा होना चाहिए और संघर्ष हमारा होना चाहिए। ये तो दशा और दिशा जनता का दल और बल तय करता है। और आपने कहा कि हम जीतने की स्थिति में हैं, असम में हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम वहां पर जीतने की स्थिति में हैं। तो आप जीतने की स्थिति में कौन से मुद्दों को लेकर हैं? इंपॉर्टेंट ये है, हिंदुस्तान का लोकतंत्र आज यह सुनना चाहता है कि अगर आप 93 रुपया लेकर $1 की कीमत जाएंगे, क्या आप जीतने की स्थिति में है? पेट्रोल बहुत हुई, डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार, और डीजल 100 रुपए के पार पहुंच गया, क्या आप जीतने की स्थिति में है? 45 वर्षों में आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी पूरे हिंदुस्तान में है, और उससे सबसे ज्यादा उसमें असम में है। आप कह रहे हैं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्या आप उसकी स्थिति जीतने में हैं? महिला सशक्तिकरण के मामले में आज असम जो है वो 29वें पायदान पर खड़ा हुआ है, क्या आप जीतने की स्थिति में हैं? गैस सिलेंडर के मामले में जो 450 रुपया असम में देने का वादा किया था, और आज हिंदुस्तान में सबसे महंगा गैस सिलेंडर अगर कहीं मिल रहा है, माफ कीजिए, तो असम में मिल रहा है, क्या आप उसकी जीतने की स्थिति में है? आप कौन से जीतने की स्थिति में है? क्या हेमंत विश्व शर्मा जी जो है वो भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं, ध्रुवीवाद की राजनीति करते हैं, चश्मा का चश्मा फूट जाता है उनका, क्या आप इसकी स्थिति में है? जो वहां पर असम के पास मणिपुर में जो इन्फ्लुएंस हो रहा था, जो लड़ाइयां हो रही थी, उसको लेकर आप चुनाव में जाके जीतने की स्थिति में? आखिर आप कौन से चुनाव के ले जाके आप चुनाव की जीतने की स्थिति में है? यह कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं पूछ रहा है मान्यवर। ये एक जमाने में स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के वक्तव्य हुआ करते थे। ये संसद में खड़ा होकर यह कहा करते थे, आप अपने ही नेता के विचारों को भूल जाएंगे और आप अपने ही नेताओं के विचारों को सुविचार में नहीं परिवर्तित करेंगे तो देश का चुनाव आप कहां से लेकर आएंगे? आप तो अभी ये कह रहे थे कि देश का चुनाव होने वाला है, देश को बचाने वाला चुनाव होने वाला है, तो देश कैसे बचेगा? अफीम के नशे में बचेगा क्या देश? देश कैसे बचेगा? अफीम पिला के बचेगा कि शराब घोटाला करके बचेगा कि शराब पिलाकर बचेगा? कि 72 नई दुकानें खोल के 1,000 करोड़ रुपए का नया रेवेन्यू क्रिएट करके बचेगा? ठीक है, कैसे बहुत देश बहुत बचेगा? बहुत ये सारे मैं नहीं सवालों पूछना की चाहता लड़ी हूं। आपने मैं लगा दी मैं है नहीं अंशुल पूछ रहा जी। हूं। मैं जी। जी मैं ये नहीं पूछ रहा हूं
स्वर्ग में बैठे हुए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पूछ रहे हैं। उम्मीद है कि इसका जवाब जरूर मिलेगा। बहुत सारे प्रश्नों की लड़ी एकदम यहाँ पर लगा दी है पीयूष जी, बट दीज आर वैलिड क्वेश्चंस कि किन मुद्दों को लेकर जीतने की बात यहाँ पर बीजेपी कर रही है, और देश बचाने की अगर बात कही भी जा रही है तो किससे खतरा है देश को? मतलब क्या जो असल मुद्दे हैं उनसे भटकाने का प्रयास है, विपक्ष से खतरा है, किससे खतरा है? देश बचाने की भी बात की जा रही है और जो इतनी सारी लड़ी लगा दी गई है अंशुल जी के द्वारा, दीज आर वैलिड क्वेश्चंस, एक पर तो जवाब बनता है। देखिए, असम की बात हो, अब इन्होंने पहले अफीम की बात की और वो छत्तीसगढ़ के विषय को उठा रहे थे। इनको केवल अफीम और शराब के बारे में ही जानकारी है, इसीलिए उस प्रकार की बातें करते हैं। तो ये रही घोटाले बात हो असम रहे की, हैं, ये असम घोटाले में हो रहे हैं पीयूष जी, तो बात तो याद आएंगी ये सबसे पहले। नहीं, शराब घोटाला कांग्रेस सरकार में हुआ था, जिसकी अभी अफीम, जांच चल रही ठीक है। है, एक सरकार में अफीम का घोटाले, अफीम की खेती, एक सरकार में शराब का घोटाला, ऐसे ही होता रहेगा अफीम छत्तीसगढ़ पे में। अब हम लोग विषांतर नहीं करते हैं। अभी जो अपनी बात हुई थी उस पे हम बात करते हैं कि हमने वहां पे क्या क्या काम किया है, वो आम जनमानस के सामने है। हमने वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया है, हमने वहां पे सोशल वेलफेयर का काम किया है। वहां पे जो असम की स्थिति आज से 10 साल पहले थी, आज वहां पे काफी स्थिति हमने ठीक करने का काम किया है। महिलाओं के सशक्तिकरण का काम किया है। वहां पे हमने अनेक लाभकारी योजनाओं को क्रियान्वयन करवाया है। तो इस प्रकार के तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें हमने सारे वर्ग को किसी न किसी तरीके से सकारात्मक उनकी जिंदगी में बदलाव लाने का काम करते हुए काम को किया है। और आने वाले चुनाव में भी इस बात को हमने अपने सारे विषय को जनता के बीच जा रहे हैं, और जनता का जो प्रतिसाद है वो इनके नेता असम के ऑब्जर्वर हैं, उनको भी फीडबैक आ ही रहा होगा, इनको भी फीडबैक आ ही रहा होगा। निश्चित तौर पे जो हमने अच्छा काम करके दिखाया, उसके तहत हमको अच्छी सीट मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। जी जी अंशुल जी, जी फिर से ये हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए। इन्होंने कहा कि हमने पिछले 10 वर्षों में असम को परिवर्तित कर दिया, हम वेलफेयर स्कीम चला रहे हैं। मैं इनसे जिम्मेदारी, हम महिला सशक्तिकरण के बारे में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो या तो आप झूठ बोल रहे हैं, या भारत का जो नीति आयोग है जिसका डाटा मैं रखा हुआ हूं, या तो वह झूठ बोल रहा है। भारत का नीति आयोग का डाटा स्पष्ट तौर से यह कहता है, देवी जी आप भी महिला हैं, आपके भी बात श्रीमुख तक पहुंचेगी और आप भी इसका मौन समर्थन देंगी, कि आज जो असम राज्य है वह संपूर्ण हिंदुस्तान में महिलाओं के मामले में, महिला सशक्तिकरण के मामले में, महिला सुरक्षा के मामले में 29वें नंबर पर है। तो क्या पीयूष मिश्रा जी सच बोल रहे हैं और नीति आयोग गलत बोल रहा है? और मैं इनसे दूसरा प्रश्न करना चाहता हूं, फिर से एक प्रश्न कर रहा हूं, हालांकि जवाब इनके पास नहीं है। एक वेलफेयर स्कीम का नाम, सिर्फ और सिर्फ एक वेलफेयर स्कीम का नाम मुझे बता दीजिए कि जो हेमंत विश्व शर्मा जी ने पहले 5 वर्षों में जो कहा था, उसमें से एक वेलफेयर स्कीम जो महिलाओं के लिए समाज में ओतप्रोत करने का और मुख्य धारा में जोड़ने का काम करती हो, उसका नाम बता दीजिए। मैं तय कर लूंगा कि आज कांग्रेस हार जाएगी और बीजेपी जीत जाएगी, क्योंकि आपके पास जवाब ही नहीं है, क्योंकि धरातल पर वह स्कीम आई नहीं है। चलिए बता दीजिए, चलिए मेरा समय ले लीजिए, आप बता दीजिए एक वेलफेयर स्कीम। पीयूष जी, सीधा जी सीधा और महिला विपक्ष की तरफ से सशक्तिकरण सवाल है। जी जी जी, एक मैं सिंगल। बताता हूँ। आप अंशुल जी भी युवा हैं, अरे और मैं युवा हूं कि बुजुर्ग हूं, उसको छोड़ दीजिए, युवाओं के आप हित की एक वेलफेयर स्कीम का नाम बता दीजिए युवाओं बस। के हित की बात मैं बता रहा हूँ आपको। वहां अरे पे महिलाओं की आत्मनिर्भर एक असम, वेलफेयर स्कीम, पीयूष जी वही आप वही भी मैं युवा बता हैं। रहा हूँ। सुन लीजिए अभी अंशुल जी, आप सुन अपना लीजिए, सुन ठीक है लीजिए, अंशुल सुन जी, लीजिए सुन मेरी लीजिए, बात। आपने एक ही सेकंड, समय दिया अंशुल जी, आपने ही समय दिया, एक बार सुन मेरा लीजिए। छोटा सा निवेदन है, वो बात को ना घुमाए पीयूष मिश्रा जी, नहीं आप बड़े नहीं, बात वरिष्ठ और तुम्हारे लिए, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपने बड़े वेलफेयर जिम्मेदार स्कीम के व्यक्ति बारे हैं। में पूछा। आप युवा हमें है, मैं हमें युवा से जनता का समय संगठित एक वेस्ट नहीं आपको करना है। वेलफेयर स्कीम आसाम के अंदर का बता देता युवा हूँ। और जी महिला जी सुरक्षा, आत्मनिर्भर महिला असम, सशक्तिकरण। आत्मनिर्भर असम के एक स्कीम हमने वहां पे लॉन्च किया है, जहां पे हम 28 से 40 वर्ष के युवाओं को नाम बहुत बिजनेस बड़ा झूठ है। आत्मनिर्भर आसाम, अब बताया तो आपको मैंने, बताइए, आत्मनिर्भर आसाम अभियान, मैं ये जवाब उस दे रहा हूँ इसका। स्कीम का नाम है। ठीक है, और उस स्कीम पहले में हम उनका पूरा फाइनेंशियल प्रतिक्रिया सुन असिस्टेंस लेते हैं। प्रोवाइड कराते हैं, जी जिसमें से 50% इंटरेस्ट फ्री लोन होता है। 28 से 40 पढ़े लिखे लोगों को अपना कुछ स्वरोजगार बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए वहां कई प्रकार के ब्रिज के काम किए गए हैं, फ्लाईओवर के काम किए गए हैं। महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा को लेकर वहां पे स्वनिर्भर नारी करके एक कार्यक्रम वहां पे लॉन्च किया गया है, जो कि चल रहा है। पीयूष टी जी, राम राम राम। गार्डन के काम करने वाले मणिपुर की भी महिलाओं बात के लिए भी निकाली थी अलग अंशुल जी ने, योजनाएं की मणिपुर गई में है। क्या हुआ था?
नहीं, अभी तो हम असम की बात कर रहे हैं। उन्होंने बात निकाली थी मैं महिला जवाब दूंगा, आपकी सशक्तिकरण और अनुमति होगी तो जवाब दूंगा। सुरक्षा को लेकर। अंशुल जी। हाँ, मैं जवाब दूंगा, आपकी अनुमति के साथ मैं जवाब दे रहा हूँ। पीयूष मिश्रा जी ने पूरा भरसक प्रयास किया, लेकिन क्षमा चाहता हूँ पीयूष मिश्रा जी, ऐसी दोनों स्कीम जो है धरातल पर एग्जिस्ट ही नहीं करती। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कोई करती बात है, नहीं, मैं बिल्कुल कंप्लीट करती कर है। रहा हूँ, मैं आप आपके अपना बीच में नहीं जो डेटा बोलूंगा। आप जहां से लेके मिश्रा कर जी, रहे हैं मिश्रा उसको जी, जरा आप थोड़ा बड़े सा ठीक जिम्मेदार कर व्यक्ति हैं, लीजिएगा। आप बड़े जिम्मेदार नहीं, व्यक्ति आप हैं, आप उसको अपने ठीक कर समय में, लीजिएगा। आप अपने समय का इंतजार करिए, बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आप ऐसी दोनों स्कीम जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। भारत का नीति आयोग यह कहता है और एनसीआरबी का डाटा यह कहता है, ये कांग्रेस का डाटा नहीं है, नीति आयोग का डाटा है जो नरेंद्र मोदी जी के अंडर कंट्रोल काम करता है। वह यह कहता है कि असम आज एकलौता ऐसा राज्य है जो संपूर्ण हिंदुस्तान में महिला सशक्तिकरण के बारे में 29वें स्थान पर खड़ा गया है। ऐसी कोई भी स्कीम उनके लिए बना के दी नहीं गई है। जबकि जब आज से 5 वर्ष पूर्व हेमंत विश्व शर्मा जी महिलाओं के समक्ष खड़े हुए थे, वह वीडियो भी खूब वायरल हुआ था और उन्होंने कहा था कि असम में मैं असम को ऐसा बनाऊंगा, ऐसी वेलफेयर स्कीम लेकर आऊंगा कि मेरी घर की बेटियां देवियां जो हैं वो रात को 2 बजे भी असम के किसी भी कोने में घूम सकती हैं। और सबसे ज्यादा रेप होने वाला अगर राज्य है, असम राज्य है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नीति आयोग का डाटा कह रहा है, इसको आप स्पष्ट तौर पर पढ़ लीजिए। अब आप युवाओं की बात करते हैं, युवाओं के बारे में भारत में 22.34% जो है वो बेरोजगारी दर है, उसमें से 28.92% जो दर है वह असम में है। ऐसी कोई भी योजना नहीं है जिसमें वह रोजगारिता प्राप्त कर सके या स्वरोजगारिता प्राप्त कर सके या सरकारी भर्तियां प्राप्त कर सके। 1,28,392 सरकारी रिक्त पद आज दिनांक में असम में पड़े हुए हैं। सरकार हमारी कहना नहीं है, ये हमारे डाटा प्रस्तुत है, ये आप इसको बढ़िया अच्छे आराम से घर पर बैठकर पढ़ लेना। 1,28,000 के आसपास पड़े हुए हैं। आप कौन से मुद्दे को देश बचाने को लेकर जा रहे हैं ये तो बता वही दीजिए। वही हाँ, वही असल हेमंत प्रश्न है विश्व पीयूष जी, शर्मा वही असल प्रश्न है कि देश बचाने की जो बात हो रही है, देश को किस चीज से खतरा है। और यदि मान लीजिए जनता आपको नकार देती है, तो फिर ये जो देश बचाने वाला जो आपका ये नैरेटिव है, ये समझ जाएंगे कि ये जो नैरेटिव है जनता ने खारिज कर दिया है। इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालकर आप जवाब दे देंगे तो ठीक रहेगा। देखिए, देश बचाने वाली जो बात उठी थी, उसमें जो तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती आई है, वोट बैंक के हिसाब से केवल काम करते आई है, उसके खिलाफ ये चुनाव लड़ा जा रहा है। और इसमें जो हमारे भारतीय संस्कृति का बंगाल के अंदर जो धज्जियां उड़ाया जाता है, आप दुर्गा पूजा का कार्यक्रम नहीं करवा सकते, आपको उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा। बंगाल में वो परमिशन रद्द हो जाता है। इस प्रकार के जो हमारे रीति रिवाज का धज्जिया उड़ाया जाता है, माहौल बनाया जाता है, उसको चुनौती देते हुए चुनाव है, जिसके लिए बंगाल का एक एक नागरिक जागरूक हो चुका है और वो आगे आके काम करने के लिए तैयार है। मुझे तो मेन मुद्दे से रही शिफ्ट होता बात हुआ ये आप पूरा नहीं, जी 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 रही बात अभी आपको मैंने ये जो आपने प्रश्न पूछा था उसका जवाब दिया। अब मैं आपको असम की बात चल रही थी तो असम का भी बता देता हूं। अरुणोदय 2.0 करके जो हमारी कार्यक्रम है, जिसमें हम 40 लाख महिलाओं को 1250 रुपए देते हैं। जो पहले 850 था उसको 1250 रुपए हम महिलाओं को देते हैं। वहां पे लखपति दीदी स्कीम जो है वहां पे हमने उसको दिया जाता है, जिसमें हम महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को 1 लाख रुपए साल का देते हैं, वो अपना रोजगार स्वरोजगार चला सके, घर से करे हुए काम को कर सके। इस प्रकार से अनेक योजना है जो महिलाओं के लिए असम सरकार कर रही है। अंशुल जी। बड़ा हास्यास्पद विषय है, इनसे रोटी मोटी और माल की बात करते हैं, माल पानी की बात करते हैं जनता जनार्दन की, तो इन्हें ये धर्म जरूर याद आ जाता है, इन्हें संस्कृति जरूर याद आ जाती है। अच्छी बात है, भारतीय आक्रांताओं के खिलाफ में खड़े होकर देश की संस्कृति को बचाने का भरसक प्रयास होना चाहिए, ऐसा पूरा देश का एक एक नागरिक समझता है। आप इस बात को बड़े अच्छे से इंगित कर पा रहे हैं कि हम संस्कृति बचाने के लिए खड़े हैं। हम जो है वो पोलराइज राजनीति हम नहीं करना चाहते। तो पीयूष मिश्रा जी थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुन लीजिए, 80-20 की बात किस नेता ने कही थी, मदरसा स्कूल की बात किस नेता ने कही थी, हिजाब और कबाब की बात किस नेता ने कही थी, हिंदू और मुस्लिम की बात किसने बात कही थी, क्या कब्रिस्तान और रेगिस्तान की बात किसने कही थी। ये मैंने 5 क्वेश्चन आपसे खड़े करके दिखाए।
इसको किस नेता ने कहा था? वो क्या बीजेपी के नेता थे कि वो बीजेपी के नेता नहीं थे? और अगर वो बीजेपी के नेता थे और उन्होंने ये बात कही थी, तो बीजेपी के नेता पीयूष मिश्रा जी, जो ध्रुवीवाद की राजनीति के स्पष्ट रूप से खिलाफत में खड़े हुए हैं, क्या उनके ऊपर कोई भी प्रकार का नहीं ठीक है, रिएक्शन होकर आया? ऐसे कोई भी प्रकार का चुनाव एक्शन के होकर मुद्दों आया? में ये धर्म की बातें लाना अब ठीक चुनाव नहीं के होता है। मुद्दे फिर में अब ये जो चुनाव के मेन मुद्दे मुद्दे में होते हैं, महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गया, उससे पूरा की पूरा जो शिफ्ट हो जाता है मुद्दा, धर्म एक अलग ही विषय हो जाता है, भावनाएं जुड़ी होती है। इस प्रकार की मैं राजनीति में महंगाई धर्म की के बात विषय कर को देता नहीं हूँ। लेकर आना चाहिए। इन दोनों प्रवक्ताओं से महंगाई की मेरा ये बात कर कहना है। देता हूँ। मैं महंगाई की बात कर देता हूँ। 17.95% पे महंगाई दर आज लाइज कर रही है। आज जो है भारत का रुपया जो है वो गिरते हुए जा रहा है और हमारे देश रुपया के लुढ़क गया, गैस की किल्लत, महंगाई, बेरोजगारी, हमारे देश के किस मुद्दों को तथाकथित लेकर जा यशस्वी रही है वहां पे प्रधानमंत्री जी, बीजेपी, ये तो वक्त बताएगा। देखिए हमारे समय की देश सीमा के है। अब दोनों हमारे मेहमानों देश को के रोकना चाहूंगी। बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर तो सियासत मची ही हुई है, सियासी हलचल मची हुई है, लेकिन उसके अलावा जो दूसरे राज्य है वहां की सियासत भी एकदम अपने चरम पर है। बीजेपी की तरफ से भी जो नेता है, स्टार प्रचारक की तरह सीएम को, नेता को यहाँ पर भेजा जा रहा है, वे लगातार वहां पर सक्रिय नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस भी अपना पूरा की पूरा दमखम वहां पर दिखा रही है। तो दोनों जो पार्टी के नेता है वो पूरा पूरा दाव लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नेताओं पर अब जो ये दाव खेला जा रहा है, अब ये जो किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, जनता किसको चुनती है, किसको जीत की खुशियां मिलेगी, जीत की मिठाई मिलेगी, और हार का मुंह किसको देखना पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।